नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको खबर दिखाएंगे कट टू कट और बिना ब्रेक की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर और बड़ी खबर आपको बता दें, देश से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना अंधेरा छा गया। कुछ लोग तो सो के उठे तो ऐसा लगा कि सुबह हुई नहीं। सुबह 7 बजे तक सूरज का कोई अता पता नहीं था। इतने काले बादल थे कि सुबह सुबह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बड़ी बात यह है कि अभी जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, उस वक्त दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये कई इलाकों के विजुअल्स हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके इस वक्त सुहावनी बारिश का सामना कर रहे हैं। ये बारिश सुहावनी इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से उमस की गर्मी से दिल्ली वासी परेशान थे और अब जब ये बारिश हो रही है तो लोगों को बहुत राहत मिली है। सबसे पहले 2 तस्वीरें आप देखिए दिल्ली एनसीआर में कैसे मौसम का मिजाज बदला। और जो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि ये सुबह 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास की तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा घना अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह होगी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर झमाझम बारिश हुई तो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। भावना, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले तो झमाझम बारिश हो रही थी, अभी आप क्या देख पा रही है और मौसम विभाग ने ये बारिश को लेकर क्या अनुमान जताया? आप क्या देख पा रही है और मौसम विभाग? बिल्कुल अनुराग, सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। जिस आपने देखा होगा कि सितंबर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका था दिल्ली का, और ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। विजय चौक की तस्वीर देखिए कि मौसम सुहाना हो गया है। आसपास की तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त दिल्ली जो है बेहद खूबसूरत दिख रही है और जिस तरह से लगातार बारिश सुबह से हो रही है रुक रुक कर, वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अभी 4 से 5 दिन तक इसी तरह से तापमान रहेगा। और वही अगर बात करें, इस वक्त जो तापमान है वो गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इसी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। काले बादल छाए रहेंगे और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त यहां पर बारिश की जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी। और इसी तरह से आपने देखा होगा यूपी में, जहां पर बाराबंकी, लखनऊ और जौनपुर में लगातार बारिश की वजह से कई जगह पानी लग चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि रुक रुक कर धीरे धीरे बारिश होगी 4 से 5 दिन तक और मौसम सुहाना रहेगा। लिहाजा जिस तरह से गर्मी दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी, जरूर लोगों को राहत मिली होगी। तेज हवाओं के साथ इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ विजय चौक पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया गेट पे, कि किस तरह से घूमने फिरने वाले जो लोग हैं वो भी अब पहुंचने लगे हैं। क्योंकि ये ऐसी जगह है, जब भी मौसम बहुत अच्छा होता है दिल्ली का तो लोग यहाँ पे जरूर आते हैं। और सुबह से ही बारिश तेज हो रही है दिल्ली और एनसीआर में। और अगर बात करें दिल्ली के मुकाबले, इस वक्त नोएडा और गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से कई जगह पे वाटर लॉगिंग की भी तस्वीरें सामने आ रही है। वही आने वाले दिनों की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लिहाजा इस बिल्कुल भावना, और ये सबसे राहत की बात है क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया, दिल्ली एनसीआर में लोग 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का सामना कर रहे थे, उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे थे। ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। बात राजस्थान की करते हैं। एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। जयपुर में झमाझम बारिश से आफत, जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जयपुर में करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई और हर तरफ पानी पानी भर गया। इससे शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से लचर नजर आया, या यूं कहिए कि ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। अब तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सड़कें कैसे दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों को कैसे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ घंटे की बारिश हुई थी, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटे की बारिश और पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ गया। लोगों की गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई क्योंकि पानी इतना भर चुका था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां था। और जिस वक्त ऑफिस आवर्स थे उस वक्त तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा चरम पर नजर आई क्योंकि लंबा लंबा जाम भी लग गया। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे जयपुर शहर के क्या हालात थोड़ी सी बारिश के बाद बन गए। बात उत्तर प्रदेश की करते, बदायूं में बाढ़ के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। रामगंगा नदी में उफान से कई गांव में बाढ़, और बाढ़ के चलते कई गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश बदायूं के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। बरसात के बाद एक बार फिर से रामगंगा नदी उफान पर है। रामगंगा नदी वैसे तो अस्तित्व की बाट जोहती है इस इलाके में, लेकिन पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से ये नदी इस वक्त पानी से लबालब है और इसके चलते लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि डूब क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। इधर बदायूं में रामगंगा नदी में बाढ़ का कहर है तो नदी के तेज बहाव से पुल को काफी नुकसान पहुंचा। पुल की अप्रोच सड़क भी गंगा में बह गई। नदी की धार चेंज होने की वजह से मुड़ा फरीदपुर के बीच बने पुल की अप्रोच सड़क गंगा नदी में समा गई।
साथ ही कई और जगहों पर सड़क मार्ग गंगा नदी के उफान की वजह से कट गए और इस वजह से गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, यह अप्रोच सड़क है, पुल से जुड़ती हुई यह अप्रोच सड़क, और ये कैसे रामगंगा नदी के उफान पर आने की वजह से टूट गई आप ये देख रहे हैं। अब आपको ये 4 तस्वीरें और 4 तस्वीरों के माध्यम से बदायूं के हाल आप समझ पाएंगे। रामगंगा नदी एक बार फिर से उफान पर है, कई फसलें डूब चुकी हैं, कई गाँव का संपर्क आपस में टूट गया, सड़कें कहीं नजर नहीं आती, और जहां सड़कें थी भी वो इस वक्त पानी में बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रामगंगा नदी पूरी तरह से उफान पर है। और आगे दिखाएंगे आपको गाजियाबाद में दर्दनाक हादसे की तस्वीर, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में आप देखिए बिहार के बेतिया में दिन दहाड़े कैसे चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार में चोरी और पॉकेटमारी जितनी तेजी से बढ़ रही है वो पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। बिहार के बेतिया से चेन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 महिलाएं बच्चों के साथ आती नजर आ रही हैं। तभी सीसीटीवी में सामने की तरफ से 2 बाइक सवार आते दिखते हैं। जैसे ही महिलाएं करीब आती हैं, वो महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। महिला किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चोर चेन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा सामने आया, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा गिरी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा खतरा वहां पर बैठी हुई सवारियों के लिए। हादसे में बस में सवार 20 लोग जख्मी हो गए। अब ये तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिवली इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गाजियाबाद की तस्वीर, रफ्तार बस की ज्यादा थी, इसीलिए अपना कंट्रोल ये बस खो देती है, और उसके बाद कैसे देखिए ये अब डिवाइडर से टकराकर कैसे सड़क से नीचे गिर चुकी है। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। राहत की बात यह कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन इस तरह के हादसे आंखें खोल देने वाले, और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर आउट ऑफ कंट्रोल बस कैसे हो गई। जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे यह पता चलता है कि बस पूरी तरह से तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, और शायद यही वजह थी, इसकी वजह से यह बस सड़क से नीचे गिर गई। अब मुंबई के पवई से हादसे का डराने वाला वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 14 साल के बच्चे ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी चलाना सीख रहा था बच्चा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कैसे गाड़ी गेट से निकलते ही पहले ऑटो को टक्कर मारती है, और फिर उसके बाद बुजुर्ग को रौंदते हुए बाइक सवार को टक्कर मारकर ये चालक यहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने बच्चे के माता पिता के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुर्माना लगा दिया। लेकिन क्या जुर्माना काफी है? क्योंकि ये माता पिता जो अपने बच्चों को कम उम्र में गाड़ी सिखाने की अनुमति दे देते हैं, क्या ये दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं क्या? और बात गाजियाबाद की करें तो यहां देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, गाजियाबाद के वैशाली में आग का तांडव देखने को मिला। फूड कॉर्नर दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक और डरावनी है कि पल भर में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ली। सूचना मिली, इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में पता नहीं चल पाया, इसकी जांच की जा रही है। क्या शॉर्ट सर्किट वजह थी, या फिर चूंकि ये खाने पीने की दुकान थी तो क्या गैस सिलेंडर में या खाना बनाने के किसी उपकरण से आग लगी, इसको लेकर जांच सघन तरीके से की जा रही है। और आगे हम आपको दिखाएंगे अनंतनाग में चल रहे हैं एनकाउंटर की एक एक खबर। उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में आप देखिए ट्रेन में बीमार महिला की केंद्रीय मंत्री ने कैसे मदद की। आप जब भारतीय रेल से यात्रा करते हैं तो कई बार इमरजेंसी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला झांसी से दिल्ली आ रही ट्रेन का है। ट्रेन में एक महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, उस महिला को दवा की जरूरत पड़ी। उसी ट्रेन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यात्रा कर रहे थे। उन्हें जैसे इस बात की जानकारी मिली, वो खुद दवा लेकर महिला के पास पहुँच गए। उनकी इस दरिया दिली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ चल रहा एनकाउंटर की करते हैं। कोकरनाग में जंगलों में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना पुलिस का ऑपरेशन जारी है। स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन में शामिल किया जा चुका है। ड्रोन और छोटे क्वाडकॉप्टर से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी की जारी है। एनकाउंटर में 2 और जवानों के घायल होने की खबर है। अनंतनाग में बुधवार से आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के खात्मे के लिए स्पेशल फोर्सेस मैदान में मोर्चा संभाल चुकी हैं और किसी भी वक्त इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।
तो ये अनंतनाग की तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां पर धनाधन फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। ये अनंतनाग के आउटर एरिया की तस्वीरें जिसके पास में ही ऑपरेशन चल रहा है और इसमें आप गोलियों की आवाज को साफ तौर पर सुन सकते हैं। 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं, इस बात की आशंका है और उन्हें घेरने के लिए पूरा मुकम्मल प्लान तैयार किया जा चुका है, घेरा जा चुका है और ऑपरेशन उनके खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का एंटी मिलिटेंसी अभियान अभी चल रहा है। सर्च ऑपरेशन को लेकर यही कार्रवाई है कि सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है और फिर से जो रीइंफोर्समेंट है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि सेना ने कल इस बात की पुष्टि की है कि कल जो फाइट शुरू हुई है उसमें सेना के 2 जवान घायल हुए हैं और उसके बाद से जो है कल शाम ही जो है सेना के 2 जवानों को जो है 2 ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई श्रीनगर कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में। और उसके बाद से जो है इस ऑपरेशन को आज तीसरा दिन है और इंटेंसिफाई किया गया है इस ऑपरेशन को। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया गया है और यही माना जा रहा है कि जो लश्कर तौयबा का एक ग्रुप यहाँ पर इन जंगलों में गडोल जंगलों में छुपा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और उन्हें मार गिराया जाए। और यही कारण है कि जो भी लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है उसको यहाँ पर लाया गया है, उसकी सहायता ली जा रही है। उसके अलावा हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन और चॉपर सर्विसेज की भी मदद इस ऑपरेशन में ली जा रही है। और कोकरनाग एनकाउंटर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट अब आपको बताने जा रहे हैं। अनंतनाग एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करे भारत, पाकिस्तान से बातचीत ही एकमात्र रास्ता फारूक अब्दुल्ला को नजर आता है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। सोचिए, एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत के नेता जो भारत में रहते हैं, यहीं पर राजनीति करते हैं, वो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। बीजेपी को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा तो खूब जानते हैं। अब कश्मीर की आवाज़ ये है कि भाई यहाँ कत्ल गारत जारी है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं और खून खराबा बंद होना चाहिए और वो कहें कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। और भारतीय सेना की ओर से 19 राष्ट्रीय राइफल के शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष के शवों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया है। यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराज्यपाल ने कहा कि शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्र हमेशा इन बहादुरों का ऋणी रहेगा। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का आज विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहाली के उनके पैतृक गांव में दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। मेजर आशीष धौचक का पार्थिव शरीर भी आज पानीपत पहुंचेगा। अधिकारियों के बलिदान के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग देश का हर नागरिक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से कभी बाज नहीं आता। हालांकि देश के कुछ नेता बातचीत की वकालत करते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो पाकिस्तान इतने सालों से भारत के खिलाफ आतंकवाद के बीज बोता रहा है, क्या वो कभी बातचीत से माना है? 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया गया, वो तब का दौर था जब बातचीत की वकालत बहुत पुरजोर तरीके से की जाती। तो पाकिस्तान कभी नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ नेता पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं और उन नेताओं को शहीदों की शहादत पर यह तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों के खिलाफ अनंतनाग में चल रहा ऑपरेशन आखिर कहां तक पहुंचा है। 3 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन में, तो क्या भारतीय सेना की ओर से या सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा, जरा समझिए। निगरानी के लिए फिलहाल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरा कमांडोज ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है।
अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की 10 टुकड़ियों ने आतंकियों को पूरी तरह से घेर रखा है। आतंकियों की पोजीशन का पता लग चुका है और ऐसे में उन तक किसी भी वक्त हमारे सेना के जवान पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह भी किया जा रहा है कि अनंतनाग में आतंकियों के संपूर्ण सर्वनाश के लिए सेना हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये ड्रोन जब इतने मुश्किल हालातों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी खास बात क्या है। तो अनंतनाग के कोकरनाग में घने जंगल में मुठभेड़ इस वक्त जारी, क्योंकि जंगल में मुठभेड़ है और आतंकी इस जंगल के बारे में सब जानते हैं, इसीलिए थोड़ी मुश्किलें सुरक्षा बलों के लिए है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये ऑपरेशन चल रहा है। हमला करने में सक्षम घातक हेरॉन ड्रोन अब मोर्चा संभाल चुका है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हेरॉन ड्रोन किसी भी स्थिति में कहीं पर भी उड़ने में सक्षम है, यानी कि वो किसी भी तरह का इफबट नहीं करता, वो हर हालात में उड़ने के लिए तैयार है। जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी हो सकती है, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ इसका डिजाइन तैयार किया गया है। मध्यम ऊंचाई पर इंटेलिजेंस सर्विलांस वेपन लोड करने की क्षमता ये ड्रोन रखता है। जीपीएस गाइडेड सिस्टम से लक्ष्य सेकंड्स में तबाह कर सकता है। हेरॉन ड्रोन से छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की ताकत सेना या सुरक्षा बल के जवान रखते हैं। 2700 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में यह सक्षम है। हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल से यह लैस होता है और यह कई खासियतों को समेटा हुआ हेरॉन ड्रोन इस वक्त जंग के मैदान में, क्योंकि आतंकियों से जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो किसी जंग से कम नहीं है, तो वहां पर मोर्चा संभाल चुका है, यानी कि अब आतंकियों का सर्वनाश तय है। आगे बढ़ते हैं। आसनसोल में बेखौफ बदमाशों का तांडव, अगले 30 सेकंड में पूरी तस्वीर के साथ ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सुल्तानपुर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने महिला कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। एक स्कूटी पर 3 युवक पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। पेट्रोल भरने के बाद एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और महिला के सिर पर तान देता है। बदमाश फायरिंग कर देता है। गनीमत रही कि गोली महिला कर्मचारी को लगी नहीं। इसके बाद तीनों बदमाश स्कूटी पर बैठते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। और अगली खबर मुंबई से, जहां गुरुवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां प्राइवेट प्लेन लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। इस चार्टर्ड प्लेन में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें कि यह साफ दिख रहा है कि कैसे प्लेन लैंडिंग के वक्त पलट जाता है। डीजीसीए ने यह बताया कि हादसा भारी बारिश के चलते हुआ है। बारिश के वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 700 मीटर थी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ घायल ही लोग हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें रनवे पर कैसे विमान फिसल गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, जो ये चार्टर्ड विमान हादसे का शिकार हुआ, इसकी एक बड़ी वजह थी कि विजिबिलिटी लो थी, सिर्फ 700 मीटर की विजिबिलिटी थी, और यही वजह था कि ये जब लैंड कर रहा था तो संभल नहीं पाया और हादसे का शिकार हो गया। अब सिर्फ प्लेन का मलबा वहां पर रह गया, जिसे समेटने का काम चल। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पुणे में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। आरएसएस की समन्वय बैठक में 36 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले आरएसएस की बैठक बहुत अहम बताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आरएसएस की बैठक में शामिल है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले आरएसएस की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आपको यह बता दें कि इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात, शिक्षा, सेवा, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और ये उस बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले दिन की तस्वीरें हैं, आज इसका दूसरा दिन है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इन बैठकों में शामिल हुए। चुनाव से पहले ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता अपनी मेहनत, अपनी लगन के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में चुनाव से पहले संघ उन्हें क्या निर्देश देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई देश के सामरिक मुद्दों पर इन दिनों चर्चा की जा रही है इस बैठक में। इसका नाम है समन्वय बैठक और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आने वाले वक्त में आरएसएस का रुख क्या होगा, इसे लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा 36 संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो कि इस बैठक में शामिल हुए। ऑपरेशन आशीष का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पानीपत शहीद का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मेजर आशीष अमर रहें, ये नारे लग रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते वक्त शहीद हुए थे आशीष।
और इनका पार्थिव शरीर इनके गांव ले जाया जाएगा, इनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने देश के इस वीर सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़ पड़े हैं। अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर आशीष ने किया और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां आशीष की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम लोग जो हैं वहां पर उमड़ पड़े हैं। एक ऐसा वीर सपूत जिसने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये दो तस्वीरें, एक पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो अंतिम यात्रा की शुरुआत की गई। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीर है। शहीद आशीष के अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ये लोगों के सेंटिमेंट्स बताते हैं कि आशीष हमारे देश समाज के लिए क्या करके गए। इनकी जब शहादत की खबर सामने आई थी तब से ही लोग इनके घरों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पानीपत में इनके घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई लोग सांत्वना दे रहे थे। परिवार के लोगों ने इस बात पर भी फख्र जाहिर किया कि इन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती और मांग एक ही की जा रही है तमाम लोगों की ओर से कि जो पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, जो आतंकी इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसके लिए लगातार अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये मार्मिक कर देने वाली, कई बार ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है जब हमारे वीर सपूत को इस अंदाज में अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि लोग फख्र भी करते हैं कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत हैं जिनकी बदौलत आप हम सभी सुरक्षित हैं। और आगे बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जिसकी ओर से एक लिस्ट जारी की गई। सच दिखाने पर इंडिया गठबंधन तिलमिला चुका है। सवाल पूछने वाले देश के कई पत्रकारों को बाइकॉट कर रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया। लिस्ट में टाइम्स नाम नव भारत की एडिटर इन चीफ नविका कुमार का भी नाम है। कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा का नाम भी इसमें शामिल है। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के बाइकॉट का जो फैसला लिया है, ये कोई हैरान करने वाला फैसला नहीं है। इस निर्णय के पहले से ही पत्रकारों के खिलाफ गठबंधन की ओर से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। कंटेंट से छेड़छाड़ कर पत्रकारों की छवि खराब पहले भी की जाती थी, लेकिन पहली बार औपचारिक तौर पर या यूं कहिए कि आधिकारिक तौर पर इस तरह की लिस्ट जारी करके पत्रकारों के नाम सामने रखे गए। यानी कि विपक्ष ने सवाल पूछने वाले पत्रकारों से लड़ाई पर आधिकारिक तौर पर ठप्पा लगाने की साजिश की है और इस लड़ाई को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। अब आपको ये बता दें कि दुनिया में ऐसी कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जब राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह की कोई लिस्ट जारी कर दी हो और देश के वरिष्ठ और कड़वे सवाल दागने वाले पत्रकारों का नाम जारी कर उनसे डिबेट या किसी अन्य कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. तो पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन के फैसले की आलोचना की है। इंडिया गठबंधन के फैसले के विरोध में मीडिया एकजुट नजर आई। एनबीडीए ने इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर ऐतराज जताया। इंडिया गठबंधन ने खतरनाक मिसाल कायम की है, ये कहा है एनबीडीए ने। एनबीडीए एनबीएफ ने फैसले को तुरंत वापस लेने के लिए कह दिया है। जो एक्शन यहां पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से लिया गया है पत्रकारों पर, उसे तुरंत ही वापस लेने के लिए कहा गया है।
तो टाइम्स नाउ नव भारत के दो वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा, नविका कुमार, जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन ने उस लिस्ट में इनका भी नाम शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि हम नहीं देंगे जवाब इन दोनों ही पत्रकारों के सवाल का। और ऐसे न जाने कितने और पत्रकारों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। और इंडिया गठबंधन के इस फैसले के विरोध में पूरे मीडिया के लोग एकजुट इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो एनबीडीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके इंडिया गठबंधन के इस फैसले की आलोचना की है। एनबीडीए ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा है, आपको दिखा रहे हैं इस लिस्ट में, इस नोटिस में, कि बाकायदा कहा गया है कि जो फैसला यहां पर लिया गया है पत्रकारों के खिलाफ, उनके शोज में शामिल नहीं होने के खिलाफ, वो सभी चीजों को, उन सभी फैसलों को वापस लिया जाए। तो इंडिया गठबंधन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, ये इस नोटिस में लिखा गया है। साथ ही एनबीडीए इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी के इस फैसले से व्यक्ति और चिंतित हैं। इस तरह के फैसले खतरनाक परिपाटी डालने वाले हैं। भारत के टॉप टीवी न्यूज पर्सनालिटी के शो में प्रतिनिधि ना भेजने का फैसला लोकतंत्र के मूल्य के खिलाफ है। ये असहनशीलता को दर्शाता है और प्रेस फ्रीडम को खतरे में डालने वाला है। एनबीडीए ने अपील की है कि इस तरह से फैसले को तुरंत ही वापस लिया जाए। और इसके अलावा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने भी इंडिया गठबंधन के इस फैसले की आलोचना करते हुए पत्रकारों के बॉयकॉट वाले कदम को इमरजेंसी 2.0 बताया है। सुनिए। इंडी अलायंस ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा एक गठबंधन गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के नेताओं ने दिया है। ये अपने आप में दिखाता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, एक के बाद दूसरा विपक्ष का ऐसा राज्य जहां पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। ये अपने आप में दबाव बनाकर मीडिया के ऊपर जो पाना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं। और अगली खबर पटना से आपको बता दें, पटना के फतुहा में 2 गुटों में फायरिंग हो गई और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर है। इस वक्त फतुहा में आपसी विवाद को लेकर के दरअसल तनाव बढ़ा और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस विवाद में फायरिंग होती रही, 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की हालत बहुत गंभीर है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे इलाके में अभी तनाव है। हालांकि पुलिस की टीम इस पूरे इलाके में पुलिस बल भेज चुकी है, सुरक्षा बल तैनात है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच में भी जुट चुकी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस फायरिंग में सबसे दुख की बात यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ग्राम सुरगापड़ जो पटो थाना अंतर्गत है, इसमें 3 व्यक्तियों की आपसी गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में थानाध्यक्ष फतुहा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी लाशों को अस्पताल में लाए हैं, फतुहा कम्युनिटी हॉस्पिटल में, और यहां से पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति अभी सामान्य है। एक अन्य व्यक्ति की भी सूचना मिली है कि घायल हो गए हैं, उनका भी इलाज एनएमसीएच में कराया जा रहा है। और नो हिंसा पर कार्रवाई को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें नो हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस का एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार किए गए हैं। रात करीब 9 बजे एसआईटी ने मामन खान को अरेस्ट कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। विधायक मामन खान पर नो हिंसा भड़काने का आरोप है और इसको लेकर के पुख्ता सबूत भी है। पूछताछ में शामिल नहीं होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। विधायक को पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन वो दोनों ही बार हाजिर नहीं हुए। आपको ये भी बता दें कि नो हिंसा मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान कई पैतरे भी आजमा चुके हैं। पूछताछ में शामिल नहीं होने और अरेस्टिंग से बचने के लिए मामन खान ने हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई थी और राज्य सरकार पर उन्हें फंसाने का आरोप भी लगाया था। लेकिन सुनवाई के दौरान मामन खान को राहत नहीं मिलने पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक मामन खान को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। तो नो हिंसा में षड्यंत्र रचने का आरोप फिरोजपुर झिड़का से कांग्रेस विधायक, जहां पर एसआईटी ने 25 अगस्त को नोटिस भेजा था कि आप पूछताछ में आइए, हर सवाल का जवाब दीजिए। 31 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए भी बुलाया था।
2 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस के जवाब में विधायक ने मेडिकल रिपोर्ट भेज दी। वो शामिल नहीं हुए पूछताछ के लिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट तक पहुंच गए। विधायक का दावा यह है कि हिंसा वाले दिन इलाके में वो थे ही नहीं। विधानसभा में मोनू मानेसर को लेकर के दिया था विवादित बयान, हिंसा भड़काई थी। ये तमाम गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं। विधायक के विवादित बयान हुए थे वायरल और मामन के कई समर्थक इस दंगे के आरोप में पकड़े भी गए थे, जिसके पुख्ता सबूत भी है पुलिस टीम के पास। 31 जुलाई को हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नो हिंसा में 61 FIR दर्ज हैं, जिसमें से 280 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। और अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मामन खान की, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं।